नमस्कार। एजुविस्टा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है। शायद वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो चुका था अपना। आज बात करते हैं नए टॉपिक की मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। रमन स्पेक्ट्रम या रमन इफेक्ट बोल दो, बात कर लेते हैं रमन स्पेक्ट्रम के बारे में, रमन इफेक्ट के बारे में, ठीक है। देखिए रमन इफेक्ट क्या था। अपने पास में मान लो कोई एक सैंपल है, क्या अपने पास में एक सैंपल है, इस पे हम लोगों ने कोई रेडिएशन इंसिडेंट किया एच न्यू नॉट एनर्जी का, और ये रेडिएशन इंसिडेंट करने से यहाँ पे रेडिएशन इस सैंपल से स्कैटर्ड हुआ। ये ट्रांसपेरेंट सैंपल अपने पास में, और इस स्कैटरिंग से अपने पास में एक रेडिएशन तो आया जिसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आया। एक फ्रीक्वेंसी अपने पास में सपोज न्यू डेस आ गई, एक फ्रीक्वेंसी अपने पास में कितने आ गई, न्यू डबल डेस आ गई, ठीक है। कुल मिला के क्या हुआ, अपने पास में एक रेडिएशन था, सॉरी एक सैंपल था, ट्रांसपेरेंट सैंपल। वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। इसके ऊपर को रेडिएशन इंसिडेंट करवाया। अब रेडिएशन इंसिडेंट करवाने से यहाँ स्कैटरिंग होगी सैंपल के साथ में। स्कैटरिंग के बाद में जो भी स्कैटर्ड रेडिएशन अपने को प्राप्त होगा, उस स्कैटर्ड रेडिएशन में एक न्यू नोड फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन ही प्राप्त नहीं होगा। अपने पास में तीन प्रकार के रेडिएशन प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें एक तो न्यू नोड फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन प्राप्त हो जाएगा, साथ में क्या होगा, एक की फ्रीक्वेंसी न्यू नोट से ज्यादा होगी, एक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू नोट से कम होगी। इस प्रकार का जो फिनोमिना आया था ना, उसको यहाँ पे क्या बोला गया था, रमन इफेक्ट बोला गया था, ठीक है। रमन स्पेक्ट्रम इससे हमें प्राप्त हुआ था। यहाँ पे जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, उस वाली लाइन को, उस स्पेक्ट्रल लाइन को बोला गया था रेलेट लाइन। और जहां पे दो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई थी, एक न्यू डेस और एक न्यू डबल डेस, न्यू नोट से कम और न्यू नोट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइन आई थी अपने पास में, उनको बोला गया था रमन लाइंस बोला गया था। और उनमें भी वहां पे हम लोगों ने डिवाइडेशन किया था, एक तो एंटी स्टोक लाइन आई थी और एक कौन सी लाइन आई थी, स्टोक लाइन आई थी। ये वाला अपने पास में जो इफेक्ट था वो कौन सा इफेक्ट था, रमन इफेक्ट था। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये इंसिडेंट रेडिएशन है, और ये वाला सारा का सारा कैसा है, स्कैटर्ड रेडिएशन, ठीक है। और व्यवस्थित करते हैं इसको। ये अपने पास में एक सैंपल है, ठीक है। न्यू नोट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन, इंसिडेंट हुआ। इससे अपने पास में दो प्रकार के रेडिएशन आए, एक तो फ्रीक्वेंसी चेंज वाले, एक फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज वाले नहीं, ठीक है। नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, स्कैटरिंग की बात चल रही है ना, और इधर चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दो प्रकार के रेडिएशन है। अब एक चीज और, यहां पे स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि कोई चेंज नहीं हो रहा फ्रीक्वेंसी में, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी एच न्यू नोट थी, और स्कैटरिंग के बाद भी एनर्जी कितनी है, एच न्यू नोट ही है। ऐसा तो कब पॉसिबल है, जब अपने पास में स्कैटरिंग कैसी हो, इलास्टिक स्कैटरिंग हो, ठीक है। यहां दूसरे केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब एच न्यू नॉट एनर्जी का रेडिएशन इंसिडेंट हुआ। अब स्कैटर्ड रेडिएशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका एनर्जी एच न्यू नॉट से कम है या उससे क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और एनर्जी कम या ज्यादा हो रही है। इसका मतलब वो स्कैटरिंग कैसी है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग है। तो अपने पास में यहां दो प्रकार की स्कैटरिंग प्राप्त हो जाएंगी। यहां तो हो जाएगी चेंज, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये तो हो जाएगी इलास्टिक स्कैटरिंग, और ये वाली हो जाएगी इन इलास्टिक स्कैटरिंग, ठीक है भाई। कोई समस्या, ठीक है। नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी से जो लाइन प्राप्त होगी अपने को, उसको बोलेंगे रेलेट लाइन, ठीक है। इस वाले को कौन सी बोलेंगे, रेलेट लाइन।
चेंज इन फ्रीक्वेंसी से जो लाइन प्राप्त होंगी उनको बोलेंगे रमन लाइंस। एक फेमस साइंटिस्ट में इंडिया के, है ना, रमन लाइंस। ठीक है भाई। अब यहां पर भी दो प्रकार की हो गई, एक तो रमन लाइंस कौन सी, रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रहा है, और एक में क्या हो रहा है, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे एक तो हो जाएगी रेडिएशन विद डिक्रीज, को ऐसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, और एक हो जाएगी रेडिएशन विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये जो डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी वाली होगी उसको बोलेंगे स्टोक्स लाइंस, और ये जो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी वाली लाइन होगी उसको बोलेंगे एंटी स्टोक्स लाइंस। ठीक है भाई। ये अपने पास में एक चार्ट हो गया किसी रमन स्पेक्ट्रा का। ठीक है। रेडिएशन इंसिडेंट हुआ किसी सैंपल के ऊपर, कोई ट्रांसपेरेंट सैंपल है, दो प्रकार की स्कैटरिंग की पॉसिबिलिटी थी, एक इलास्टिक स्कैटरिंग की थी, एक इन इलास्टिक स्कैटरिंग की थी। इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं तो कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं। ठीक है। इस केस में जो लाइन बनी उसको बोला गया रेले लाइन बोला गया। ठीक है। दूसरा केस क्या था, फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ गया, उस केस में अपने पास में इन इलास्टिक स्कैटरिंग हुई और लाइन आई, उसको क्या बोला गया, रमन लाइन बोला गया। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है तो वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो रेडिएशन विद डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इस सिंबल का मतलब डिक्रीज किया है ना, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में उस लाइन को बोला गया स्टोक लाइन बोला गया। क्या बोला गया उस लाइन को, स्टोक लाइन बोला गया। और रेडिएशन विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी वाली लाइन को कौन सा लाइन बोला गया, एंटी स्टोक लाइन बोला गया। ठीक है, बना लो भाई। चलें आगे। इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक लिखें, स्पेक्ट्रम के फॉर्म में लिखें। तो यहां पर अपने पास में फ्रीक्वेंसी कौन सी, न्यू नॉट, फिर अपने पास में दोनों तरफ कुछ फ्रीक्वेंसीज आएंगी, एक को हम लोग बोल देंगे, ठीक है, ये वाला मैं न्यू का ले रहा हूं। ठीक है। ये स्केल किसका ले रहा हूं, न्यू का ले रहा हूं। अब बीच वाली लाइन है न्यू नोट वाली फ्रीक्वेंसी वाली लाइन, उसको तो क्या बोलेंगे, रेलेट लाइन। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइंस कम ज्यादा होती है, मैं एक सिंपल अभी बात कर रहा हूं, है ना। यहां पे अपने पास में स्ट्रक्चर कैसा आता है, फाइन स्ट्रक्चर आता है, तो प्रत्येक लाइन में एक लाइन नहीं होती, खूब सारी लाइनें होती है ना, पर अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक तो होगी कौन सी, रेलेट लाइन। अब ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, अब ये भी हम लोगों ने पढ़ा, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी वाली लाइन कौन सी लाइन होगी, एंटी स्टोक लाइन। तो ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, एंटी स्टोक्स लाइन। और ये इधर वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, स्टोक्स लाइंस। ठीक है। ये अपने पास में इसका कोई स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। एक जनरल बात हो रही है यहां पे, हमने यहां पे कोई फाइन स्ट्रक्चर शो नहीं करी है। फाइन स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हो ना, ये अपने पास में एक रेलेट लाइन या एक स्टोक लाइन या एक एंटी स्टोक लाइन, एक ही लाइन अपने पास में खूब सारी लाइनों से मिलके बनी हुई। हाई रेजुलेशन पावर का कोई स्पेक्ट्रोस्कोप काम में ले और उससे हम लोग रेलेट लाइन को देखे, स्टोक लाइन को देखे, एंटी स्टोक लाइन को देखे, तो ये एक लाइन नहीं होती है, खूब सारी लाइंस का क्या होता है, समूह होता है। कारण क्या है, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो भी किसकी वजह से प्राप्त होगा, जैसे लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था रोटेशनल वाइब्रेशन, उसी तरीके से यहाँ पर भी रोटेशन और वाइब्रेशन की कंडीशंस क्रिएट होंगी। ठीक है। डायग्राम बना लो भाई, फिर आगे इसकी कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं। हो गया क्या, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट।
सबसे पहले कौन सी थ्योरी की बात कर लेते हैं? क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट की बात कर लेते हैं। हेडिंग डाल लो, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। कौन सी थ्योरी है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। देखो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट क्या कहती है? हमारे पास कोई सैंपल है, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, ये सैंपल है, इस सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट हुआ। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस मटेरियल के अंदर, आप लोगों ने ईडी के अंदर पढ़ रखा है इस चीज को, यहां पे क्या इंड्यूस करवा देगा? डाइपोल इंड्यूस करवा देगा। इस चीज को जानते होंगे आप लोग। हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक सैंपल अपने पास में, ये वाला अपने पास एक सैंपल है, इस पे रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस वाले सैंपल के अंदर क्या डाइपोल, क्या इंड्यूस करवाएगा? डाइपोल इंड्यूस करवा देगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड्यूस करवा देगा, ठीक है। कुल मिला के क्या कह देंगे, इस सैंपल के अंदर क्या जाएगी? पोलराइजेबिलिटी आ जाएगी। क्या जाएगी? पोलराइजेशन का इफेक्ट आ जाएगा, पोलराइजेबिलिटी आ जाएगी। उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिकल थ्योरी के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो लिखिए इसमें, रमन इफेक्ट is explained in terms of polarizability. रमन इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेबिलिटी। बात समझ में आ रही है क्या? किस किन टर्म्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है? पोलराइजेबिलिटी की टर्म्स में। पोलराइजेबिलिटी का मतलब समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। कोई मटेरियल है, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया? कोई रेडिएशन इंसिडेंट करवाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वहां पे डाइपोल इंड्यूस करेगा। ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बीएससी वाले के अंदर ही पढ़ लिया होगा, है ना, ठीक है। क्योंकि बीएससी वाला जो अपना पोर्शन है, यूजी वाला पोर्शन है, उसमें काफी ज्यादा पोलराइजेशन के बारे में है ना, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल अब आ जाएगा अपने पास में। इंड्यूस्ड डाइपोल इज, आपको ध्यान होगा पी किसके बराबर लिखते थे? एल्फा ई के बराबर। एल्फा यहां पे क्या होता था? पोलराइजेबिलिटी। क्या होता था एल्फा? पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। हम बात करें रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, तो रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, तो क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द molecule is E equals to E naught sin ठीक है 2 पाई न्यू टी। लिख सकते हैं भाई, हम जानते हैं इस चीज को। तो जनरली हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आ रहा है, और वेव का इक्वेशन ऐसा होता है, ई इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी होता है। ओमेगा को मैंने क्या लिख दिया? 2 पाई न्यू। यहाँ पे न्यू क्या? इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। न्यू नहीं मान लो तो क्या मान लो? न्यू नॉट मान लो, ठीक है। ये अपने पास में क्या जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ जाएगा। कोई बात ऐसी है तो समझ में नहीं आई हो, ठीक है। अब देखो P अपने पास में एल्फा ई है, तो इस केस में इंड्यूस डाइपोल कितना हो जाएगा? P इक्वल्स टू एल्फा ई। तो इस केस में P एल्फा कितना? ई नोट साइन 2 पाई न्यू नोट टी, ये आ जाएगा। कुल मिला के अपने पास में इस केस में जो रेडिएशन आएगा इंड्यूस्ड डाइपोल की वजह से रेडिएशन आएगा वो कितनी फ्रीक्वेंसी का होगा? न्यू नोट फ्रीक्वेंसी का। कुल मिला के अपने पास में यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट किसके लिए आएगा? रेलेट लाइन के लिए आएगा, क्योंकि यहां पे फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हो गया। इफ
इफ मॉलिक्यूल वाइब्रेट एट दिस फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी कौन सी, न्यू नोट, देन वी गेट द रेले लाइन। ठीक है, ये अपने पास में क्या जाएगी, रेले लाइन आ जाएगी। सिंपल सा काम किया हम लोगों ने, रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, उसका पोलराइजेशन हम लोगों ने देखा। ठीक है, फिर हम लोगों ने पी की वैल्यू अल्फा ई रखी, रख के देखा तो फ्रीक्वेंसी में अपने पास में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, आगे चले। पर वास्तव में ऐसा ही थोड़ी होता है, वास्तव में अपने पास जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन भी होता है और प्रकार की मोशन भी होती है, वाइब्रेशन भी होता है और क्या होता है, रोटेशन भी होता है। तो वाइब्रेशन और रोटेशन होने की वजह से ये जो अल्फा है, पोलराइजेबिलिटी है, वो चेंज हो जाती है। वाइब्रेशन की वजह से पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है और रोटेशन की वजह से पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है। ठीक है, आगे चले। यहां तक कोई दिक्कत हो गया क्या? ठीक है, बट molecule have some internal motion। एक तो वाइब्रेशन हो सकता है, एक क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। सो अल्फा बात समझ में आ रही है ना? बट मॉलिक्यूल हैव सम इंटरनल मोशन। यहां वाले केस में देखो, यहां वाले केस में देखो, थोड़ा क्लासिकल थ्योरी थोड़ा सा टफ पड़ रहा है आप लोगों के। जो वाइब्रेशन और रोटेशन वाला उतना टफ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जस्ट हम लोगों ने लास्ट की क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। हम ये कह रहे हैं कि यहां पर मॉलिक्यूल था, ठीक है, सैंपल था, उसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, वहां पे पोलराइजेशन बन गया। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी आ गई। ठीक है, वो इंट्रक्शन हुआ वहां पे किसका, सैंपल का, डाइपोल है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा उसका इंट्रक्शन हुआ। इंट्रक्शन होने से यहाँ पे जो इंड्यूस डाइपोल हुआ उसके साथ में जो भी अपने पास पोलराइजेबिलिटी आ रही है, वहां पे देखो फ्रीक्वेंसी के अंदर अपने पास में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अपने पास में कौन सी आएगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी, केवल न्यू नोट वाली फ्रीक्वेंसी आएगी। मतलब लाइन कौन सी आएगी, रेलेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, पर वास्तव में हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो चेंजमेंट होगा वो वाइब्रेशन की वजह से भी होगा और किसकी वजह से होगा, रोटेशन की वजह से भी होगा। तो यहां पर अपने पास में उस केस में क्या आ जाएगा, बट मॉलिक्यूल हैव सम इंटरनल मोशन, वाइब्रेशन और रोटेशन। तो उस केस में सो अल्फा कैन अल्फा कैन वेरीज। ठीक है, अल्फा क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। ठीक है ना। अब अपने पास में दो प्रकार के वेरिएशन आ सकते हैं। पहला वेरिएशन किसके ले लेते हैं, फॉर वाइब्रेशनल मोशन। पहला वेरिएशन कैसे ले सकते हैं, फॉर वाइब्रेशनल मोशन। लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज के बारे में भी कि यदि वाइब्रेशन होगा, यदि वाइब्रेशन होगा तो उस केस में, एक मिनट, ओके, वाइब्रेशनल मोशन की बात चल रही थी है ना। हम ये करेंगे यदि वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन की कोई फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पे एल्फा था, पहले अपने पास में एल्फा था, उसकी सपोज वैल्यू कितनी, एल्फा नोट के बराबर है। पर मान लो यहां पे वाइब्रेशन हो गया, तो वाइब्रेशन होने की वजह से कोई चेंजमेंट आएगा। ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से यहां पे क्या होंगे, वाइब्रेशन की वजह से कोई फ्रीक्वेंसी आएगी, उसकी वजह से ऑक्सीलेशन होगा, दोलन होंगे। तो मैं ये मान लेता हूं वो किसके बराबर है, बीटा साइन 2 पाई न्यू। और यहां न्यू किसका, इस बार वाइब्रेशन का, तो यहां एक वाइब्रेशन का इंडिसेस का मैं ले लेता हूं VIB। इतनी बात समझ में आई क्या?
ये अपने पास में अल्फा किसके बराबर है, अल्फा नोट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू वाइब्रेशन टी। ठीक है, समझ में आई बात। जब वाइब्रेशन नहीं था तो अल्फा नोट था, वाइब्रेशन हुआ तो एक्स्ट्रा टर्म और ऐड हो गई। यहां पे अब अल्फा नोट क्या हो जाएगा, अल्फा नोट है इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, और बीटा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी विद वाइब्रेशन। ठीक है भाई, यहां पे दो टर्म आई अपने पास में, अल्फा नोट को इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी बोला हम लोगों ने, और बीटा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी विद वाइब्रेशन। ठीक है, अब अपने पास में पी इक्वल टू तो अल्फा ही होता है, अल्फा की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, अल्फा नोट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू वाइब्रेशन टी, और साथ में ई की वैल्यू कितनी थी, ई नोट साइन 2 पाई न्यू नोट टी। ठीक है भाई, तो यहां से अपने पास में पी कितना आ गया, एक तो देखो अल्फा नोट मल्टीप्लाई करेंगे ना यहां से साइन 2 पाई न्यू नोट टी, एक तो ये आ गया। अब और देखो यहां पे साइन ए साइन बी, ऐसा बन रहा है ना अपने पास, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है अपने पास में ट्रिगोनोमेट्री में, उससे डायरेक्ट लिखते हैं। तो कॉमन टर्म अपने पास में क्या है, एक तो बीटा ई नोट अपॉन में 2, ये तो कॉमन टर्म आ जाएगी। सर 1/2 क्या आया, कहां से आया, 2/2 करेंगे ना, ताकि 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला बन जाए। अब याद है क्या, 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला, कोस की 2 टर्म आएंगी, ठीक है ना, तो क्या लिखे, कोस 2 पाई न्यू नोट माइनस न्यू वाइब्रेशन इंटू टी माइनस कोस 2 पाई न्यू नोट न्यू वाइब्रेशन इंटू टी। देखिए भाई ये रिजल्ट आएगा अपने पास में। ये वाला जो टर्म है यहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है क्या, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो लाइन कौन सी आती है, रेले लाइन। अब देखो यहां फ्रीक्वेंसी न्यू नोट माइनस न्यू वाइब्रेशन कम हो रही है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कम होती है तो लाइन कौन सी आती है, स्टोक लाइन या एंटी स्टोक लाइन, स्टोक्स लाइंस आती है, लिखा है थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, और यहां पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो कौन सी लाइन आ जाएगी, एंटी स्टोक्स लाइंस। कुल मिला के पोलराइजेबिलिटी के माध्यम से हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहां पे रिलेट लाइन आएगी, स्टोक लाइन आएगी और एंटी स्टोक लाइन आएगी। इतनी बात समझ में आई क्या, लिख लो तो भाई। आगे बढ़े, देखिए तो 2 नंबर में आ जाते हैं, 4 रोटेशनल मोशन। ठीक है, एल्फा की वैल्यू थोड़ी देर पहले क्या लिखी थी, एल्फा नोट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू वाइब्रेशन लिखा था ना, इस बार क्या आ जाएगा, न्यू रोटेशन। ध्यान रखना यहां अपने पास में रिजल्ट आएगा 2 न्यू रोटेशन।
ठीक है, ये टी। तो P किसके बराबर, वही अल्फा ई के बराबर। तो P अपने पास में कितना, अल्फा नोट प्लस बीटा साइन 2 पाई टू न्यू रोटेशन टी, और E कितना, ई नोट साइन 2 पाई न्यू नोट टी। वही सोल्व किया जाए तो इसको कितना आ जाएगा, अल्फा नोट ई नोट साइन 2 पाई न्यू नोट टी प्लस, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना अब तो, बीटा ई नोट अपॉन 2, टर्म वापस वही आएंगी ना, कोस की, कोस 2 पाई न्यू नोट माइनस 2 न्यू रोटेशन टी माइनस कोस 2 पाई न्यू नोट प्लस 2 न्यू रोटेशन टी। ये अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है क्या, तो फर्स्ट हो जाएगी रेलेट लाइंस के लिए, ये वाला टर्म हो जाएगा किसके लिए, माइनस हो रही है तो स्टोक या एंटी स्टोक, याद कर लो भाई, स्टोक्स लाइंस, और ये प्लस हो रही है तो कौन सी, एंटी स्टोक्स लाइंस। ये अपने पास में रोटेशनल मोशन के लिए भी रिजल्ट आ जाएंगे। किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया क्लासिकल मैकेनिक्स में, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, पोलराइजेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, अब देखो क्लासिकल थ्योरी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पे इंटेंसिटी निकाली जाए, हो गया ना यहां तक, क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पे इंटेंसिटी निकाली जाए, तो इंटेंसिटी आप लोगों ने ऑप्टिक्स के अंदर खूब पढ़ा होगा, किसके प्रोपोर्शनल मानी जाती है, आयाम का स्क्वायर के। ठीक है, यानी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यहां पर देखो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यहां अल्फा नोट ई नोट एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है वेव के लिए। ठीक है, तो यहां अल्फा नोट ई नोट का होल स्क्वायर इंटेंसिटी हो जाएगी। यहां देखो बीटा ई नोट अपॉन 2, स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन दोनों के लिए एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम है ना। तो कुल मिला के यहां से क्या समझ में आता है कि क्लासिकल थ्योरी है वो ये बोलती है स्टोक और एंटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, इंटेंसिटी ऑफ स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन क्या होती है, अलग अलग होती है। बात समझ में आई क्या, तो लिख लीजिए इस बात को, इस चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाता ये क्लासिकल थ्योरी, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स लाइन एंड एंटी स्टोक लाइन आर सेम, बट एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, वास्तव में ये करेक्ट नहीं है ना, वास्तव में तो इंटेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, एक चीज और यहां पे, ये देखो यहां तो हम लोगों ने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी है फिक्स न्यू नोट फ्रीक्वेंसी है, यहां पे फ्रीक्वेंसी कैसी है, न्यू नोट प्लस
और एक जगह न्यू नोट कैसी है, माइनस है। तो ये यहां से इस चीज को एक्सप्लेन थोड़ी कर सकते हैं कि अपने पास में एक स्पेक्ट्रल लाइन है, वो खूब सारी स्पेक्ट्रल लाइन से मिलकर बनी हुई है। वास्तव में एक स्पेक्ट्रल लाइन नहीं है, खूब सारी स्पेक्ट्रल लाइंस का बंच है। इस चीज को यानी कुल मिला के ये फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पर वास्तव में क्या होती है, रमन स्पेक्ट्रम के अंदर कैसी लाइन होती है, फाइन स्ट्रक्चर होती है। लाइंस कैसी होती है, फाइन होती है, एक लाइन नहीं होती, खूब सारी लाइंस होती है ना। तो लिखिए, दिस थ्योरी डज नॉट शो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है भाई, दिस थ्योरी डज नॉट शो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ रमन स्पेक्ट्रा। ये क्लासिकल थ्योरी अपनी कंप्लीट है। ओके भाई, कोई समस्या हो तो बोलो, हो जाएगा क्या, छाप ले शो या समझ ले शो, दोनों काम कर लिया आगे। चले आगे बढ़े। अब अपने पास में इसके लिए दो अलग प्रकार की थ्योरीज आ जाएंगी, थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो अपने पास स्पेक्ट्रम में क्या है, वाइब्रेशन है और क्या है, रोटेशन है। अब लास्ट क्लास यदि आप लोगों की ली हुई है तो कोई समस्या नहीं आएगी, फटाक से अपना काम हो जाएगा। जो लास्ट क्लास नहीं ले रखी है तो ऑनलाइन वालों के पास में सुविधा है, पिछला वीडियो आप देख सकते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी 04 नाम से। हाँ भाई, चले आगे। क्या हुआ, चलो तो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अब आसान रहेगा, सीधा सिलेक्शन रूल में आता हूं। सिलेक्शन रूल क्या था भाई, डेल वी इक्वल टू कैसा था, क्या हुआ एक ही बात है भाई, ठीक है भाई, बनाएंगे तो स्पेक्ट्रा ही ना लास्ट में, करना क्या अपने को। चलेंगे अब। सिलेक्शन रूल कैसे थे, डेल वी इक्वल टू +-1। अब अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इन डायरेक्ट वेव नंबर ही लिख लेते हैं भाई। स्कैटर्ड रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। अब देखो हम लोग इस थ्योरी के अंदर क्या कर रहे हैं, क्वांटम थ्योरी हो गई है ना, इस थ्योरी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रहा है ना, वो फोटोन की फॉर्म में इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है ना, तो स्कैटर्ड रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, तो हम ये कह देते हैं वो वेव नंबर कितना, न्यू बार। एक अपने पास में फ्रीक्वेंसी होगी, कौन सी, एक्साइटेशन वाली। ठीक है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, एक्साइटेशन वाली। इंसिडेंट हो रही है ना कोई फ्रीक्वेंसी, वो एक्साइटेशन वाली फ्रीक्वेंसी, प्लस माइनस। अब उस फ्रीक्वेंसी से कम भी हो सकता है, उस फ्रीक्वेंसी से क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ वाइब्रेशन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं यहाँ पे, वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन के लिए जो अपने पास में वेव नंबर था किसी एनर्जी लेवल के लिए, वो कितना था भाई, याद करो, बोलो, पेज पलटो, साथ के साथ पढ़ लिया करो रे। V प्लस जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा था उसके लिए, अरे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, नहीं किया था क्या। तो कितना था, V +1/2
ओमेगा। अरे भाई ऐसा नहीं हुआ था क्या? देखो ध्यान दो, तुम समझे नहीं बात को। v और यहां पर अपने पास में v डैश सपोज, ठीक है, या मैं इसको v मान लेता हूं, इस वाले लेवल को एक बढ़ के हो गया, v की वैल्यू 0 1 2 3 4 ही होती है, v प्लस 1। अब यहां पर हम लोगों ने एक्चुअल में क्या किया, यहां कोई अपने पास में मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल अपनी लोअर स्टेट के अंदर है, रेडिएशन इंसिडेंट किया, कितनी फ्रीक्वेंसी का, न्यू एक्साइटेशन वाली फ्रीक्वेंसी का, सुनना भाई, है ना, क्या किया, न्यू एक्साइटेशन वाली फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट किया। रेडिएशन इंसिडेंट करने से मॉलिक्यूल कहां चला गया, हायर स्टेट के अंदर चला गया। कहां चला गया मॉलिक्यूल, हायर स्टेट के अंदर चला गया। बात समझ में आई क्या? मॉलिक्यूल ने क्या किया, कुछ एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया। बात समझ में आ रही है क्या? अब जो एनर्जी बचेगी, स्कैटरिंग हुई यहां पे, क्या हुई यहां पे, स्कैटरिंग हुई। स्कैटरिंग होने से मॉलिक्यूल ने अब्जॉर्ब किया एनर्जी को, एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया। मैं मान लेता हूं यहां दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस कितने का है, डेल ई का है। तो यहां एनर्जी कितनी हो गई, अब न्यू एक्साइटेशन से कुछ एनर्जी खा गया कौन, मॉलिक्यूल, एक्साइटेड स्टेट में जाने में बची कितनी, अब मैं एनर्जी की फॉर्म लिखूं तो एच न्यू ई माइनस डेल ई हो गई। बात समझ में आ रही है क्या, हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं ये एनर्जी है, वो सीधी सी बात है, मैं क्वांटम थ्योरी काम में ले रहा हूं तो यहाँ एनर्जी छोटे छोटे पैकेट के रूप में होनी है, फोटोन की फॉर्म में होनी है, तो ये वाला ई भी किसका फॉर्म में होगा, एच न्यू की फॉर्म में होगा, एच डेल न्यू लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है क्या? कुल मिला के यहां से ऐसा लिखूं मैं, एच न्यू ई माइनस एच डेल न्यू लिखूं। बात क्लियर है? तो कुल मिला के फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंसी यहां पे क्या हो रही है, कम हो रही है। सिलेक्शन रूल कौन सा काम कर रहा है, लोअर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डेल वी इक्वल टू +1 काम कर रहा है, डेल वी इक्वल टू -1, डेल वी इक्वल टू कौन काम कर रहा है, +1 काम कर रहा है। भाई अवशोषण के लिए कल क्या लिखा था हम लोगों ने, डेल वी इक्वल टू +1। अब यहां भी देख लो v से v +1 में जा रहा है, तो ये तो हो गया क्या, अवशोषण हो गया। बात समझ में आई क्या? ये कैसे लिखेंगे, अब समझ रहे हैं इस चीज को ना। तो यहां पर डेल वी इक्वल टू +1 अवशोषण हुआ, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो गई। कम हो गई फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब स्टोक लाइन आई है, एंटी स्टोक लाइन आई, स्टोक लाइन आई। बात समझ में आई ना? यहां पे लाइन कैसे आ जाएगी, स्टोक लाइन आ जाएगी। ये तो क्लियर हुआ। अब एक्साइट हो गया, अब हो सकता अपने पास में सारे मॉलिक्यूल, ऐसा तो है नहीं कि ग्राउंड में ही होंगे या लोअर स्टेट के अंदर ही होंगे, कुछ मॉलिक्यूल अपने पास में अपर स्टेट के अंदर भी होंगे। तो यहां पे मान लो कोई मॉलिक्यूल यहां अपर स्टेट के अंदर है, अब यहां वही फोटोन इंसिडेंट हुआ, न्यू एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी वाला, या एच न्यू एक्साइटेशन एनर्जी वाला फोटोन इंसिडेंट हुआ, फोटोन ने इसके साथ में स्कैटरिंग की मॉलिक्यूल के साथ में। अब यहां पर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल को अपनी कुछ एनर्जी दे देगा, या जो ये अपने पास में रेडिएशन है, फोटोन है, ये मॉलिक्यूल से कुछ एनर्जी खींच लेगा। बात समझ में आई? तो मॉलिक्यूल के पास में पहले से एनर्जी कितनी, एच न्यू एक्साइटेशन, ठीक है। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये अपर स्टेट के अंदर है, तो ये एनर्जी कुछ देगा। तो ऐसा तो है नहीं कि रैंडम कोई भी एनर्जी दे देगा, ये तो कुछ इस प्रकार से एनर्जी देगा कि अपनी हायर स्टेट से कहां पे चला जाए, लोअर स्टेट के अंदर चला जाए। रैंडम कोई एनर्जी दे ही नहीं सकता ना ये। तो यहां पर डेल ई के बराबर इसने क्या दे दिया, मॉलिक्यूल ने एनर्जी दे दी। तो अब इसके पास में क्या आ गई, ये डेल ई एनर्जी आ गई। और ये इस बार एच न्यू एक्साइटेशन प्लस डेल ई किसके बराबर लिया हम लोगों ने, एच डेल न्यू लिया। बात समझ में आई क्या? अब डेल न्यू लिखो या न्यू लिखो एक ही बात है ना, यहां पर ज्यादा ये इसको ऐसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। इतने गैप के बराबर एनर्जी दे दी। तो कुल मिला के अपने पास में अब फ्रीक्वेंसी यहां पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई यहां पे। तो इस केस में अपने पास में जो लाइन आएगी वो लाइन कौन सी आएगी, एंटी स्टोक लाइन आएगी। बात समझ में आई क्या? ये एंटी स्टोक लाइन आ जाएगी। क्लियर बात? और एंटी स्टोक लाइन आई तो लोअर अपर से कहां पे आ रहा है, लोअर के अंदर आ रहा है, अपर से लोअर के अंदर आ रहा है। तो यहां पे सिलेक्शन रूल है वो कौन सा काम करेगा, डेल वी इक्वल्स टू -1 काम करेगा। बोलो भाई समझ में आया हो तो हो जाएगा क्या? अब यहीं पे एक इंटेंसिटी का और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ताकि बाद में मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़े। यहां पर दो चीजें हैं, एक तो मॉलिक्यूल लोअर स्टेट से अपर स्टेट की तरफ जा रहा है, एक अपर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है ना। तो किस केस के अंदर अपने पास में इंटेंसिटी ज्यादा होगी और किस केस में इंटेंसिटी कम होगी, किसकी, ट्रांजिशन की यानी स्टोक लाइन की या एंटी स्टोक लाइन की। किस केस में कम होगी या किस केस में ज्यादा होगी, स्टोक लाइन के केस में ज्यादा होगी या एंटी स्टोक लाइन के केस में इंटेंसिटी ज्यादा होगी।
क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पे तो हम लोग ये जानते हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, पर क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह के अंदर, इसी क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज के अंदर हम लोगों ने यूजी वाले पोर्शन में की थी, है ना, शुरुआत के अंदर। तो बोलो यहाँ पे एंटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए या स्टोक लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, बोलो भाई। एंटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? भाई मुझे एक चीज बताओ, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहेंगे या लोअर स्टेट के अंदर रहेंगे, या कम एनर्जी वाले स्टेट में रहेंगे या हायर एनर्जी वाले स्टेट में रहेंगे? नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, किस में रहेंगे? नॉर्मल, है ना, लो एनर्जी वाले स्टेट में ज्यादा रहेंगे ना, ग्राउंड स्टेट के अंदर ज्यादा रहेंगे? हायर स्टेट के अंदर तो मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे, क्योंकि ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाके वो हायर स्टेट में आएंगे। तो पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल हायर स्टेट के अंदर ज्यादा रहती है, कम रहती है? कम ही रहती है। लोअर स्टेट के अंदर, लोअर एनर्जी के अंदर क्या रहेगी, ग्राउंड स्टेट के अंदर पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। कम कैसे रहेगी रे बावड़े? ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूं तो ज्यादातर पार्टिकल्स किस में बैठे हैं, ग्राउंड में ही तो बैठे हैं ना, लोअर एनर्जी स्टेट में तो बैठे हैं। टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो क्या होंगे, पार्टिकल्स अपर स्टेट के अंदर जाएंगे। एनर्जी बाहर से ज्यादा दूंगा तो पार्टिकल अपर स्टेट में जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो इस केस में अपने पास में ये लोअर से अपर वाला जो ट्रांजिशन है, संक्रमण है, वो ज्यादा होगा। और ये वाला संक्रमण है, इस संक्रमण के अंदर क्या होगा, अपने पास में लाइन कौन सी आएगी, स्टोक आएगी या एंटी स्टोक है? स्टोक लाइन आएगी। इस वजह से स्टोक लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, एंटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी? स्टोक लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, एंटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी कम होगी। एंटी स्टोक लाइन की तुलना में इंटेंसिटी कम होगी, वीक होगी। बात समझ में आई? जबकि इसी चीज को हम लोग किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे थे, उधर से क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इंटेंसिटी स्टोक और एंटी स्टोक की कैसी आ रही थी, सेम आ रही थी। अब तो घुस जैसी है, मैं सोचा कि इतना तो कर ही लोगे, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ गया था। ओके, ठीक है, कैसे स्टोक आएंगी, कैसे एंटी स्टोक आएंगी? एक कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाएगा, यहां माइनस आ रहा है और डेल वी कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है। सर अठे प्लस आ रहे हो तो अठे प्लस होना, ऐसे तुक्के मत बना लेना, रट्टाफिकेशन वाला मामला हो जाएगा। ट्रिक नहीं बनानी यहाँ पे ना, सर ट्रिक बनी गई, इसका प्लस तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। लॉजिकली समझो चीजों को, कम याद करना पड़ेगा। हटा दूं क्या इसको? ओके, चलो आगे देखो। तो हम लोगों ने कहा दो अपने पास में लाइनें, एक V और एक कौन सी, V+1। हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। एनर्जी अपने पास में किसकी टर्म में, वेव नंबर की टर्म में GV से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर किस से रिप्रेजेंट करते हैं, V+1। अब इन दोनों के बीच का गैप निकालना है वेव नंबर की फॉर्म में, तो अपने पास कितना आ जाएगा, V+1 माइनस V+1 माइनस GV। समझो बात को, है ना, ये बात समझ में आ गई। अब बाहर से रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी अपने पास में कितनी है, न्यू एक्साइटेशन। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने देखा ये जो एनर्जी गैप है वो उसमें वेव नंबर की फॉर्म की बात कर रहा हूं, ये एनर्जी गैप इन टर्म ऑफ वेव नंबर उसमें ऐड हो जाएगा या क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो दो टर्म आ सकते हैं, एक तो प्लस का आ सकता है, कैसा आ सकता है, माइनस का आ सकता है। बात समझ में आई क्या? तो ये न्यू किसके लिए, वाइब्रेशन के लिए, स्कैटर्ड रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। ठीक है, कितना आ जाएगा, न्यू एक्साइटेशन प्लस V+1 माइनस GV। अब तो समझ में आ गया ना? ओके, तो कितना, न्यू बार न्यू एक्साइटेशन प्लस माइनस वेव नंबर की फॉर्म में V+1 कितना था भाई, GV किसके बराबर था, V+1/2 ओमेगा E के बराबर था ना। तो यहां से कितना, V+3/2
ओमेगा ई माइनस वी प्लस 1/2 ओमेगा ई। कुछ टर्म्स कट रही होंगी, प्लस माइनस वी से वी कट गया, 3/2 में से 1/2 घटा, तो क्या बचा? ओमेगा ई बचा। ये अपने पास में क्या आ गया? जो भी स्कैटर्ड रेडिएशन आएगा, स्कैटर्ड रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर न्यू ई प्लस माइनस न्यू ई बार प्लस माइनस ओमेगा ई। ओमेगा ई क्या था? वाइब्रेशनल कांस्टेंट था। बात समझ में आई? ठीक है, अभी अभी सीख लिया सारा का सारा। डेल वी इक्वल्स टू +1, मतलब हम कहां से कहां जा रहे हैं? v से v+1 में। बोलो लाइन कौन सी आई थी? स्टोक लाइन आई थी या एंटी स्टोक लाइन आई थी? अब बताओ भैया आप लोग, कौन सी लाइन आई थी? स्टोक लाइन आई थी, है ना। अभी डिटेल में हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है। स्टोक लाइन आई थी, ठीक है। हम लोग उसके बाद में डेल वी इक्वल्स टू क्या करें? -1 करें। तो कहां से कहां तक जाए बोलो अब? डेल वी इक्वल्स टू -1 करें, v प्लस, अब एक तो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा रहे थे, अब अपर से किधर आएंगे? लोअर में आएंगे। तो v+1 से किधर आएंगे? v में। तो कौन सी लाइन आएगी? एंटी स्टोक लाइन आएगी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में रमन शिफ्ट। रमन शिफ्ट का मतलब यहां पे जो भी रिलेट लाइन है उससे कितनी दूर पर एंटी स्टोक लाइन है और कितनी दूर पे स्टोक लाइन है, उसको बोलेंगे रमन शिफ्ट। डेल न्यू बार किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा ई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ ओमेगा ई, या डेल न्यू बार का मोड कर देता हूं, ये किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा ई के बराबर। यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो अपने पास में 3 प्रकार की लाइनें आएंगी। एक तो ये रिलेट लाइन आ जाएगी, एक अपने पास में स्टोक लाइन आ जाएगी, ये न्यू एक्साइटेशन, ये न्यू बार के लिए ग्राफ बना रहे हैं। अब देखो एक तो क्या हो जाएगा? न्यू ई बार प्लस ओमेगा ई, और एक हो जाएगा न्यू बार माइनस ओमेगा ई, यही होगा। देखो यहां से रिजल्ट एक तो प्लस ओमेगा ई, एक किसका आएगा? माइनस ओमेगा ई। ये स्कैटरिंग कैसी होगी? इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी। उस केस में स्कैटरिंग इलास्टिक होगी, ठीक है। इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर न्यू ई बार ही आएगा। इन इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर अपने पास में ये प्लस आ जाएगा ओमेगा ई, एक बार माइनस ओमेगा ई आ जाएगा। ये वाला लाइन कौन सी लाइन हो जाएगी बोलो भाई? एंटी स्टोक्स लाइन। और ये कौन सी हो जाएगी? और ये देखो ये वाला जो गैप है ना, इसको बोलेंगे रमन शिफ्ट, ठीक है। ये वाला अपने पास में ओमेगा ई, और इधर भी अपने पास में कितना जाएगा? ये ओमेगा ई आ जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? रमन शिफ्ट बोला जाएगा। क्लियर? कर लो कॉपी। आगे बढ़ू। बढ़े आगे। प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। वापस सीधे सिलेक्शन रूल पे आते हैं। ऑनलाइन वाले यदि इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे बढ़िया आप लोग पहले जो लास्ट क्लास का वीडियो था अपना मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल वाइब्रेशनल रिजिड रोटेटर वाला रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, उसको देख के उसको देखेंगे, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन रूल डेजनल से रिप्रेजेंट किए जा रहे थे,
रोटेशन के अंदर, और यहां सिलेक्शन रूल होंगे 0 + -2। अपने पास में डेल जे की वैल्यू कैसी, 0। 0 आएगी तो लाइन कौन सी आएगी, रेले लाइन आएगी। ठीक है, डेल जे इक्वस टू +2। अभी देखो, अभी अभी प्लस प्लस किस में आया था, +1 किया था ना डेल वी में, स्टोक लाइन में आया था, एंटी स्टोक लाइन में है, स्टोक्स लाइन में आया था, स्टोक्स लाइन। और डेल जे इक्वस टू -2 किस में आया था, एंटी स्टोक्स लाइन में आया था। बात समझ में आई क्या, किसमें, एक तो स्टोक लाइन में आ गया, एक किसमें आ गया, एंटी स्टोक लाइन में आ गया। सेम पिछले वाला टर्म है ना, सेम वही। यहां पे अपने पास में जे है, यहां पे अपने पास में कितना, इस बार 2 का डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा कौन सा है, J+2 है। मोलिक्यूल लोअर स्टेट से कहां जा सकता है, हायर स्टेट में जा सकता है। हायर स्टेट में जाएगा तो एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करेगा, तो स्कैटरिंग के बाद जो रेडिएशन बचेगा उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कुछ एनर्जी इसने किसको दे दी, मोलिक्यूल को दे दी एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा तो अपने पास में डेल जे कैसा आएगा, +2 आएगा। बात समझ में आ रही है क्या। और लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के अंदर दे दी। बात समझ में आ रही है। तो इस केस में अपने पास में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम हो जाएगी, और लाइन कैसी बोली जाएगी, उस केस में स्टोक लाइन बोली जाएगी। मॉलिक्यूल हायर स्टेट का लोअर स्टेट में आएगा तो क्या होगा, उस केस में कुछ एनर्जी रेडिएशन को और दे देगा। तो रेडिएशन की एनर्जी खुद खुद की तो थी, उसकी फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर न्यू एक्साइटेशन तो था ही, कुछ उसमें और ऐड हो जाएगा। इस वजह से यहां पे जो रेडिएशन आएगा, स्कैटर्ड रेडिएशन आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका वेव नंबर ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा हो जाएगा तो वो लाइन कौन सी हो जाएगी, एंटी स्टोक लाइन हो जाएगी। और वो अपर से लोअर में आएगा तो होगा उसमें सिलेक्शन रूल डेल जे इक्वल टू कैसा आ जाएगा, -2। तो डेल जे इक्वल टू -2 तो कैसा, एंटी स्टोक। डेल जे इक्वल टू +2 तो स्टोक लाइन। और कोई चेंज नहीं हो रहा है तो कौन सी स्कैटरिंग है, रेलेट स्कैटरिंग। मतलब जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है वो एनर्जी अपनी मॉलिक्यूल को नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रही है ना, इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है, वहां पे एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन, या इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो उस केस में वो लाइन कैसे आएगी, रेलेट लाइन आएगी, स्कैटरिंग इलास्टिक स्कैटरिंग होगी। और डेल जे इक्वल टू कैसा आएगा, 0। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल उसी स्टेट के अंदर पड़ा रहेगा। मॉलिक्यूल तो स्टेट कब चेंज करेगा, या तो वो एनर्जी लेगा या एनर्जी देगा। बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है, सेम प्रोसेस है पिछले वाला सा, हो जाएगा। ठीक है, वापस से अपने पास में वही वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर न्यू, किसके लिए, रोटेशन के लिए। पहले तो फ्रीक्वेंसी कैसी थी, या वेव नंबर, एक्साइटेशन, फिर प्लस माइनस। अब बताओ, रोटेशन की बात हो रही है तो कैसा लिखूं, वेव नंबर की फॉर्म में। लास्ट क्लास में क्या लिखा था, EJ+2, 2 का डिफरेंस लेना है ना, -EJ। और EJ कितना आया था, याद है क्या, EJ की वैल्यू कितनी आई थी, 2B, याद है क्या, 2B आई थी क्या, या BJ+1 आया था, याद है। ठीक है, तो कितना लिखो, प्लस माइनस, यहां J+1 था तो J की जगह J+2, J+1 का J+3 हो गया, -BJ+1। कुछ कॉमन आ रहा होगा या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। प्लस माइनस B कॉमन आ रहा है, और अंदर कितना बच गया, J+3, J+2, J+1। सॉल्व कर दो भाई इसको, इसको सॉल्व करके बता दो जो भी रिजल्ट आ रहा है।
कितना आया? कितना आना चाहिए? फोर बी जे प्लस 3/2 ये आना चाहिए। ठीक है, जे की वैल्यू कहां से शुरू होंगी? 0 1 2 3 4 से शुरू होंगी। रोटेशनल रमन शिफ्ट कैसी होगी? डेल न्यू बार किसके बराबर भाई? न्यू एक्साइटेशन तो कॉमन है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा ना। प्लस माइनस 4b जे प्लस 3/2। यहां पे प्लस का साइन किसको शो करेगा? स्टोक को या एंटी स्टोक को? बोलो। डेल वी बार प्लस माइनस 4b जे प्लस 3/2। प्लस का साइन किसको शो करेगा? एंटी स्टोक को। एंटी स्टोक्स लाइन। और यहां माइनस का साइन किसको शो करेगा? किसको शो करेगा? स्टोक्स लाइंस को शो करेगा। ठीक है, कर लो भाई। आगे चले। अब देखो, अपने पास में एक लाइन आएगी, उसको न्यू ई बोल देते। ठीक है, ये तो लाइन कौन सी हो गई? रेलेट लाइन। ठीक है, अब और सुनो, अपने पास में जो न्यू रोटेशन के लिए आ रहा है वो न्यू ई प्लस माइनस 4b जे प्लस 3/2 आ रहा है। जे की वैल्यू में क्या रख सकता हूं? 0। तो अपने पास में न्यू ई प्लस माइनस क्या जाएगा? 0 रखेंगे तो 2 से 2 कटा तो कितना आ जाएगा? 6 भी आ जाएगा। कहने का सेंस क्या हुआ? अपने पास जो लाइन आएगी वो यहां पर आ सकती है या यहां पर आ सकती है, इधर की तरफ भी जा सकती है, इधर की तरफ भी जा सकती है। और ये अपने पास में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 6b का डिफरेंस आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, और आगे चले। यदि मैं जे की वैल्यू 1 रखूंगा यहां पे, तो उस केस में अपने पास में 1 प्लस 3/2 तो 5/2, 2 से 2 कटा तो कितना आ जाएगा? 10 भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन अपने कहां से आएगी? न्यू ई प्लस 10। ठीक है, या न्यू ई माइनस 10 भी। तो इस केस में अपने पास में रिजल्ट आएगा, देखो यहां न्यू ई से 10 चल रहा तो 6 तो ये चल लिए, 4 और चल लेते हैं, तो ये अपने पास में 4 और आ जाएगा। तो ये वाले डिफरेंस आएंगे अपने पास में, ये डिफरेंस 4b का, ये डिफरेंस कितने का? 4b का। बात समझ में आई? और चले, यदि मैं जे की वैल्यू कितनी रखूं? 2 रखूं तो यहां से कितना? 2 प्लस 3/2 तो कितना? 4। 7/2, 2 से 2 कटेगा तो 2 बचा तो 14 भी आ जाएगा। तो न्यू ई प्लस 14 भी और यह न्यू ई माइनस 14 भी। तो यहां से 10 तक तो चल लिए, 4 और चल सकते हैं। ये हम लोग 4 और चल लिए, ये 4b और ये अपने पास में क्या आ जाएगा? 4b आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखिए, यहां पर इधर वाली लाइन है वो सारी की सारी कौन सी लाइन होंगी?
ये वाली लाइंस होंगी वो एंटी स्टोक्स लाइंस होंगी, और ये वाली लाइंस कौन सी होंगी? स्टोक्स लाइंस होंगी। एक्चुअल में हो क्या रहा था? पार्टिकल लोअर स्टेट से कहां गया था? हायर स्टेट के अंदर गया था। कोई एच न्यू डैश या एच न्यू डबल डैश एनर्जी का कोई फोटोन इमिट कर रहा था, ठीक है, और उस एनर्जी का या उस फ्रीक्वेंसी का या उस वेव नंबर का हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। तो एक तो किस पे आया था? जब कोई प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा हो, कोई प्रकार की इन इलास्टिक स्कैटरिंग नहीं हो रही, केवल इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही हो, तो न्यू ई बार वेव नंबर आ रहा था। दूसरे केस में अपने पास में कितना आ रहा था? न्यू ई बार +6 भी आ रहा था। तीसरे केस में न्यू ई बार +10 भी आ रहा था। फिर अपने पास में न्यू ई बार +14, या सारे किस में आ रहे थे? माइनस में आ रहे थे, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास में खूब सारी स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी। स्पेक्ट्रल लाइन आई। अब यहां पे देखो, रेले लाइन और पहली एंटी स्टोक लाइन के बीच का गैप कितना है? 6b का। ऐसे ही रेले लाइन और पहली स्टोक लाइन के बीच का गैप कितना है? 6b का। आगे चल के जो स्टोक लाइन्स है या एंटी स्टोक लाइन्स है, उनके बीच का गैप कितने का है? 4b का है। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वहां पे दो स्पेक्ट्रल लाइन्स के बीच का गैप कितने का आ रहा था? याद करो भाई, 2b का आ रहा था। यहां कितने का गैप आ रहा है? 4b का आ रहा है। तो उस वाले स्पेक्ट्रम की तुलना में यहाँ पे ट्वाइस आ रहा है, डबल आ रहा है गैप। यहाँ पे यहाँ 4b आ रहा है और वहां कितना आ रहा था? 2b। रमन इफेक्ट के अंदर, रमन स्पेक्ट्रम के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में गैप आ रहा है। स्टोक लाइंस लो चाहे एंटी स्टोक लाइंस लो, यहाँ पे कितना आ रहा है? 4b आ रहा है, और वहां कितना आ रहा था? 2b आ रहा था। बात समझ में आई क्या? इस प्रकार से हम लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अपने पास में रेलेट लाइन और स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस होती है। यहां से देखो स्पष्ट हो गया ना, अपने पास में एंटी स्टोक लाइन एक नहीं होती, खूब सारी लाइंस का बंच होता है। यहां भी स्टोक लाइंस एक नहीं होती, खूब सारी लाइंस का क्या होता है? बंच होता है। बात समझ में आ रही है क्या? कोई समस्या हो तो बोलो, कर लो कॉपी। हो गया क्या? वेव नंबर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट स्टोक्स लाइन एंड एंटी स्टोक्स लाइन इज, देखो कितना, पहली एंटी स्टोक लाइन ये रही, पहली स्टोक लाइन ये रही, दोनों के बीच 6b और 6b कितने का गैप आ रहा है? 12b का। ये b क्या है यहाँ पे? रोटेशनल कांस्टेंट है, और b की वैल्यू कितनी आई थी लास्ट क्लास के अंदर? h/8π² IC आई थी, और b का वैसे वैल्यू लिखा था तो कितना आया था? 28.15 गुणा 10 की घात -45 अपॉन में आई, और साथ में सेंटीमीटर इनवर्स आया था। कर लो कॉपी भाई, चले। हो गया क्या? ये ग्राफ ध्यान में रखना भाई। देखिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई अपने पास में। एक तो देखो पहली प्रॉपर्टी काम की क्या? नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट इज रिक्वायर्ड। परमानेंट डाइपोल मोमेंट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं यहाँ पे। रेडिएशन इंसिडेंट होगा, क्लासिकल थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था ना, रेडिएशन इंसिडेंट होगा, वो अपने पास अपने आप क्या कराएगा? सैंपल के अंदर पोलराइजेशन करवाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइजेशन करवाएगा। बात समझ में आई क्या? तो डाइपोल मोमेंट परमानेंट हो कोई जरूरी नहीं है। जबकि हम लोगों ने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी थी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी थी, दोनों में ही क्या चाहिए था? अपने को परमानेंट डाइपोल मोमेंट की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर, अब यदि परमानेंट डाइपोल मोमेंट की रिक्वायर नहीं है तो नेक्स्ट में देखो, फॉर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल से H2O2 N2 द IR स्पेक्ट्रम डज नॉट अकर। लास्ट टाइम पे IR स्पेक्ट्रम देखा था हम लोगों ने, वो वहां पे नहीं शो कर रहा था होमोन्यूक्लियर, क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट नहीं था। बट रमन स्पेक्ट्रम डज अकर, परंतु रमन स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। द शिफ्ट इन वेव नंबर, ये खास बात है भाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यहां से। द शिफ्ट इन वेव नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। डेल न्यू अपने पास में कितनी आ रही थी? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के लिए ओमेगा ई आ रही थी, और प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए अपने पास में कितनी आ रही थी? कितनी आ रही थी भाई?
4bj+3/2 आ रही थी। बी यहाँ पे क्या था, रोटेशनल कांस्टेंट था, h/8π², IC उसकी वैल्यू थी, ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट रेडिएशन पे थोड़ा डिपेंड कर रहा था, तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इट रिमेन्स सेम विद चेंजिंग द रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। बाहर से जो रेडिएशन डाल रहा हूं वो न्यू फ्रीक्वेंसी का डाल रहा हूं, न्यू 1 का डाल रहा हूं, न्यू 2 का डाल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैंने सैंपल चेंज नहीं किया है तब तक जो शिफ्टिंग आएगी, रमन शिफ्ट आएगा, वो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्या? पर जैसे ही मैं सैंपल चेंज कर दूंगा चेंज हो जाएगा। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, ये अभिलाक्षणिक गुण है किसका, सैंपल का है, तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, ठीक है। फिर रमन इफेक्ट इन्वॉल्व चेंज इन रोटेशन एज वेल एज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अभी अभी पढ़ लिया, दोनों में पढ़ा, वाइब्रेशन के अंदर भी पढ़ा, रोटेशन के अंदर भी पढ़ा। अंडर द हाई रेजुलेशन एक्सपेरिमेंट रेलेट लाइन एंड रमन लाइन्स शो फाइन स्पेक्ट्रा। कौन सा स्पेक्ट्रा शो करती है? फाइन स्पेक्ट्रा। फाइन स्पेक्ट्रा का मतलब एक लाइन नहीं होती अपने पास में, खूब सारी लाइनों का क्या होता है, बंच होता है। बात समझ में आ रही है क्या? कुछ इस तरीके से। ज्यादा हो गई क्या रहा है? ठीक है, ये वाला लाइन कौन सी, रेलेट लाइन, आर लिख देता हूं। ऐसे ही इंटेंसिटी तो क्या करेगी, इनकी वेरी करेगी, है ना। ये कौन सी लाइन हो जाएगी, एंटी स्टोक। यहां ये डिफरेंस हो जाएगा डेल न्यू बार, और ये डिफरेंस हो जाएगा डेल न्यू बार, ठीक है। ये लाइन कौन सी होगी भाई, एंटी स्टोक। यहां शॉर्ट में लिख देता हूं एंटी स्टोक, और ये वाली स्टोक लाइन, ठीक है। ये स्टोक लाइन, ये रेलेट लाइन, और ये एंटी स्टोक लाइन। इस तरीके से होता है। एक्चुअल में हम लोगों ने यहाँ पे प्योर वाइब्रेशन पढ़ा और रोटेशन पढ़ा, है ना। प्योर वाइब्रेशन, प्योर रोटेशन, एक्चुअल में मिक्स होता है ना वाइब्रेशन रोटेशन। कर लो कॉपी, करो फास्ट, करो फास्ट करो। आगे बढ़ूं, देखो तो इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स लाइंस इज हायर देन एंटी स्टोक लाइंस। मैंने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि होती है, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। एंटी स्टोक इंटेंसिटी और स्टोक्स इंटेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस डेल ई अपॉन के टी। डेल ई को क्या लिख सकते हैं, एच, डेल न्यू लिख सकते हैं। डेल न्यू क्या है, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी या शिफ्ट इन वेव नंबर के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे डेल न्यू बार लगा देंगे, ठीक है। ये काम की बात है। इन IR स्पेक्ट्रा वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज सॉल्वेंट, बट इन रमन स्पेक्ट्रा वाटर कैन यूज एज ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फॉर्म में वाटर को यूज किया जा सकता है किसमें, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है। जबकि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इसको यूज नहीं कर सकते। बोलो कोई समस्या हो तो। रमन इफेक्ट अपने यूजी लेवल के लिए जो अपना सिलेबस दे रखा RPSC का, उसके हिसाब से कंप्लीट है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं, ठीक है भाई।